हेलो स्टूडेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लेक्चर नंबर 13 में आपका स्वागत है। एक्चुअली ये पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको पुराना डेटाबेस जो वीडियो लेक्चर अभी हम बना रहे हैं, डेटाबेस सवाल है कि डेटाबेस है क्या। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए विचार करें कि बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो पहली बार जब बच्चा एडमिशन लेने आता है तो क्या करते हैं हम? उससे एक फॉर्म भरवाते हैं। उस फॉर्म में बच्चा अपना नाम लिखता है, मम्मी का नाम लिखेगा, फादर का नाम लिखेगा, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेगा, उसके बाद अपना क्लास लिखेगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो फॉर्म में भर के बच्चा देगा किसी स्कूल में एडमिशन के समय, तो उस समय हज़ारों बच्चे आते हैं। अब हज़ारों बच्चे के लिए 1000 फॉर्म हो गया। उन सारे रिकॉर्ड को, एक एक फॉर्म को हम बोलेंगे रिकॉर्ड, जिसमें एक बच्चा तो एक ही फॉर्म भरेगा। तो जो फॉर्म भरते हैं कोई भी बच्चे, जैसे अगर मैट्रिक के एग्ज़ाम देने की बात है तब भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, किसी कंपटीशन में जाते हैं वहाँ फॉर्म भरना पड़ता है, स्कूल में एडमिशन की बात है वहाँ फॉर्म भरना पड़ता है, आधार कार्ड बनवाने जाते हैं वहाँ फॉर्म भरना पड़ता है। हर जगह फॉर्म भरने की प्रक्रिया, ये जो फॉर्म है एक्चुअल में इस फॉर्म को ही हम बोल रहे हैं उस पर्टिकुलर पर्सन का रिकॉर्ड है। आधार कार्ड क्या है? हमारा रिकॉर्ड है, जिसमें हमारा नाम है, हमारा एड्रेस है, फादर्स नेम है, हमारा डेट ऑफ बर्थ है, हमारे सारे एड्रेस है, हमारा मोबाइल नंबर है, हमारा ईमेल आईडी है। तो हमारा क्या है? एक रिकॉर्ड है। तो डेटाबेस रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने का एक तरीका है। इस बात को आप जान लें कि किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी व्यक्ति, किसी स्टूडेंट, किसी पर्सन, किसी कस्टमर, किसी क्लाइंट, किसी विजिटर का हर जगह, हर ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, रेलवे सिस्टम में, टूरिज्म में, हर जगह हम रिकॉर्ड बनाते हैं और उस रिकॉर्ड का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ही है डेटा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब रिकॉर्ड बनाएंगे तो उनको हम बोलेंगे डेटाबेस। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम डेटा कुछ रखते हैं तो पेज के जैसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं टेबल। तो अगर कंपोनेंट की ऑफ डेटाबेस की बात करें तो सबसे पहला टर्म आता है टेबल। टेबल देखिए नीचे हमने एक बना रखा है। इस टेबल को अगर आप देखें तो 5:4 का टेबल है, मतलब इसमें 4 रो है और 5 कॉलम है। मैथमेटिकली अगर रो कॉलम की हम बात करें तो इसमें 4 रो है, 1 2 3 4, 1 2 3 तो है, एक ऊपर वाला ये भी रो है, और 5 कॉलम है। रोल नंबर, नेम, मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन मैथ, मार्क्स इन हिंदी। अब कोई डेटाबेस में कितना बड़ा टेबल हो सकता है अगर आपसे कोई पूछे, तो डेटाबेस में टेबल आप जितना रिक्वायरमेंट है उतना बना लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ 5 के बदले 50 रिकॉर्ड भी रखे जा सकते हैं। जैसे हमने तो सिर्फ नेम रखा है, फादर्स नेम रखेंगे तो अलग फील्ड बनाना पड़ेगा, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, इस तरह से बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम टेबुलर स्ट्रक्चर में रखते हैं तो उस टेबल के देखिए 3 एलिमेंट होंगे। जो टेबल हम बनाएंगे उसमें 3 एलिमेंट होगा। पहला एलिमेंट होता है टेबल में फील्ड। फील्ड वर्टिकल पोजीशन में होता है, इस तरह का होगा फील्ड, और हर फील्ड का कुछ ना कुछ नाम होगा, फील्ड नेम। जो सबसे ऊपर दिया जाता है उसको हम बोलते हैं फील्ड नेम। इस टेबल में देखें, रोल नंबर एक फील्ड नेम है, नेम दूसरा फील्ड है, मार्क्स इन इंग्लिश तीसरा फील्ड है, मार्क्स इन मैथ चौथा फील्ड है, मार्क्स इन हिंदी पांचवा फील्ड है। तो यहाँ 5 फील्ड है और हर फील्ड का एक ऊपर में हम सबसे पहले नाम दे दिए हैं ताकि उस फील्ड को हम आसानी से पहचान सकें। फील्ड का खूबी क्या है, अगर फील्ड नेम हमने मान लेते हैं यहाँ पर रोल नंबर रखा है, सबसे पहले फील्ड को देखिए रोल नंबर। तो इस रोल नंबर में खूबी ये होगी कि चाहे जितने बच्चों का आप रोल नंबर रखें, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, रोल नंबर 6 एंड सो ऑन, रोल नंबर 90। तो अगर हम बात करें तो 90 स्टूडेंट का रोल नंबर हमने रखा है,
क्योंकि फील्ड का नेम है रोल नंबर, तो रोल नंबर ही यहाँ रखा जा सकता है। आप किसी भी समय कोई भी तरीका अपना लें, यहाँ पर दूसरा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि रोल नंबर यहाँ बीच में 6 के जगह पर हमने नाम रख दिया बच्चे का, ये गलत। फील्ड में एक ही तरह के इंफॉर्मेशन कंटेंट रखे जाएंगे। हर टेबल में ऊपर में जो हेडिंग दिया गया है उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड नेम, और उस फील्ड नेम में उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड रखे जाए, जितने भी लोगों के इंफॉर्मेशन रखे जाए, लेकिन फील्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पूरे फील्ड में। तो ये जो वर्टिकल लाइन हम ऊपर से खींचे इसको बोलते हैं फील्ड, या कहीं मैथमेटिकली हम इसको कॉलम भी बोलते हैं। तो एक कॉलम जो है इसी को फील्ड, इसी का दूसरा नाम है फील्ड। डेटाबेस में हम फील्ड बोलेंगे, मैथमेटिक्स में हम इसको कॉलम बोलते हैं। इस बात फील्ड समझ में आ गई। और फील्ड जब भी होगा, हर टेबल में फील्ड का कोई ना कोई यूनिक नेम होगा और उससे संबंधित इंफॉर्मेशन ही उस फील्ड में रखे जाएंगे। लेकिन हमने तो टेबल बनाया है, हमको तो स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रखना है। तो स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन अगर हम ऐसे इधर से बढ़े तो ये जो हमारा लाइन बन रहा है, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन हम बोल सकते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं रिकॉर्ड। ये क्या है? रिकॉर्ड है। और मैथमेटिक्स में इस रिकॉर्ड को ही एक नाम दिया जाता है रो। इसको नाम देते हैं हम कॉलम। मैट्रिक्स पढ़े होंगे, तो मैट्रिक्स में रो और कॉलम जो इंडिकेट करता है, ठीक वही काम यहाँ भी करते हैं, लेकिन नाम बदल देते हैं। इसको बोलते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कैसे है? तो यहाँ अगर रोल नंबर हमने 5 दे रखा है, तो जो हमारे टेबल में अभी दिख नहीं रहा है, टेबल बहुत बड़ा है, इसमें है सारे 90 बच्चों को। आप मान लें कि टेबल में 90 बच्चों का है, लेकिन 90 बच्चों तो यहाँ नहीं दिखा सकते। एक समय में जैसे कंप्यूटर के स्क्रीन पर आप देखते हैं तो 2, 4, 10 बच्चों का दिखाएगा। 90 बच्चों का लिस्ट तो एक बार स्क्रीन में नहीं दिखता है। तो उसी तरह आप ये मान के चलें कि टेबल हमारा बहुत बड़ा है, रोल नंबर 5 किसी बच्चे का होगा, तो 5 को समझने में दिक्कत है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर है हमारा 1। ठीक है, ये इस रिकॉर्ड की बात हम यहाँ दिखा रहे हैं। स्पेस कम है तो नीचे हम दिखा रहे हैं, बस ये समझ ले आप। तो इस रोल नंबर 1 में जरा गौर से देखें क्या है। सबसे पहला तो रोल नंबर ही है। रोल नंबर के बाद क्या है? नेम है, तो नेम इधर आ जाएगा। यहाँ नेम है संदीप, तो यहाँ हम लिखेंगे संदीप। इसके बाद मार्क्स है उनका, संदीप का 89, 79, 60। अब जरा इसकी बात हम कर लें। ये जो इंफॉर्मेशन है, ये सारे इंफॉर्मेशन एक ही रोल नंबर 1 के हैं कि नहीं? अगर रोल नंबर है तो संदीप का है, नाम है तो संदीप का है। ये मार्क्स जो है तो ये इंग्लिश में लाए गए संदीप के द्वारा लाए गए मार्क्स हैं। ये मार्क्स संदीप के द्वारा लाए गए मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं। ये संदीप के द्वारा लाए गए 60 हिंदी के मार्क्स हैं। इस तरह से और भी इंफॉर्मेशन हो सकता है। संदीप के फादर का हो सकता है, मदर का नाम हो सकता है, संदीप का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। मतलब एक स्टूडेंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन एक जगह हम रखेंगे उसको बोलते हैं हम रो या फिर रिकॉर्ड। अब इस टेबल में यहाँ देखिए हमारे पास इस टेबल में क्या है, अभी जो दिख रहा है उसकी अगर बात करें तो 3 रिकॉर्ड है। रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड है, रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड है, रोल नंबर 3 का रिकॉर्ड है। अगर हम लिटरल वे में बात करें, रोल नंबर तो जनरली आदमी नहीं समझ पाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि फर्स्ट में संदीप का रिकॉर्ड है, दूसरे में नितिन का रिकॉर्ड है, तीसरे में दीप्ति का रिकॉर्ड है। तो कोई भी टेबल, आप टेबल छोटा हो बड़ा हो, हर टेबल में आपके पास फील्ड होंगे, फील्ड का एक यूनिक नाम होगा, और रिकॉर्ड होंगे। रिकॉर्ड का यूनिक नाम नहीं होता। रिकॉर्ड किसी पर्सन के सारे इंफॉर्मेशन, एक ही पर्सन के इंफॉर्मेशन रखते हैं पूरे रिकॉर्ड में। ये ध्यान में रखना है। ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे से बिल्कुल लिंक है, इनको दूसरे से कोई भी मतलब नहीं है। संदीप अगर लाता है 89 इंग्लिश में मार्क्स, तो नितिन 65 लाता है, 95 लाता है, उसके मार्क्स से संदीप को कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि संदीप अलग स्टूडेंट है। उसने एग्जाम दिया, उसने मार्क्स ऑब्टेन किया।
तो अगर हम नितिन की बात करें तो नितिन अपना एग्जाम दिया, उसने अपना मार्क्स रखा, तो नितिन से संबंधित इन्फॉर्मेशन हम दूसरे रिकॉर्ड में रखेंगे, संदीप से संबंधित एक रिकॉर्ड में रखेंगे, दीप्ति से संबंधित अलग रिकॉर्ड रखेंगे। हर स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड होगा टेबल में। तो टेबल में फील्ड भी है, फील्ड का यूनिक नाम होगा, रिकॉर्ड होंगे, रिकॉर्ड का कोई यूनिक नाम नहीं होगा। इसमें हम अलग इस रिकॉर्ड में किसी भी एक पर्सन के रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन हम रखेंगे। ये तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद आता है डेटा। एक्चुअल में रियल जो क्वांटिटी है, रियल एंटिटी जो है, वो टेबल में है डेटा। हम चाहे रोल नंबर की बात करें, 1 नेम की बात करें, ये मार्क्स जो हमने लिखा है यही है और एक्चुअल डेटा। अब डेटा की एंट्री जब भी हम करेंगे तो हमको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है टेबल में। ऐसा नहीं हो कि अगर हम नेम वाले कॉलम में नीचे चले जाएं और डेटा की जगह पर मान लेते हैं यहाँ नितिन को हम 86 लिख देते, गलत है कि नहीं? किसी स्टूडेंट का नाम तो 86 नहीं हो सकता, जबकि फील्ड नेम का है। तो नेम में हमेशा आप नेम को ही रखेंगे, ये कहता है डेटाबेस। मतलब रिकॉर्ड के सारे इंफॉर्मेशन रखे जाएंगे, लेकिन वो भी आगे पीछे नहीं, फील्ड के अकॉर्डिंग डेटा एंट्री होनी चाहिए, डेटा रखे जाने चाहिए। तो डेटाबेस में सबसे पहला काम कोई भी बच्चा अगर करता है, कोई भी नया आदमी है, जहाँ भी रिकॉर्ड हमको स्टोर करना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कंप्यूटर में, तो हम एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में जितने भी फील्ड होंगे उनका नाम बताएंगे, उसमें डाले गए डेटा का डिटेल बताएंगे, और तब हमारा टेबल एक डमी टेबल तैयार होगा। अब उसके बाद उसमें डेटा की एंट्री करेंगे। ज़्यादातर लोग जैसे कंप्यूटर में कोई काम करता है, उसे पूछिएगा कि आप क्या काम करते हैं, तो वो बोलेगा हम डेटा एंट्री ऑपरेटर है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर मतलब जो टेबल है उसमें डेटा की एंट्री करना। अब टेबल बहुत बड़ा हो सकता है, डेटा बहुत सारा हो सकता है। आप सोचिए कि बोर्ड का एग्जाम देने के लिए सीबीएसई में कितने बच्चे बैठते हैं? 10-20 लाख बच्चे बैठते हैं। अब 20 लाख बच्चों की एंट्री, बच्चा एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है तो अपना रोल नंबर और नेम दे दिया है, या सिर्फ नेम उन्होंने भेजा है और डमी रोल नंबर अपने स्कूल का भेजा है। सीबीएसई सारे बच्चों का एक यूनिक रोल नंबर असाइन करेगी जो बोर्ड का रोल नंबर होगा। इसके बाद वो बच्चे एग्जाम देंगे, कॉपी चेक होगी, तब तो उनका मार्क्स की एंट्री होगी। एग्जाम देने के बाद एंट्री होगी। एग्जामिनेशन सेंटर पर कॉपी जाएगा, कॉपी चेक किया जाएगा, टीचर उसमें मार्क्स देंगे, उस मार्क्स की एंट्री करनी होगी कि नहीं? रिजल्ट कैसे बनेगा बच्चों का? तो उसके लिए ये डेटा की एंट्री करनी होगी। यही काम करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम है टेबल में डेटा की एंट्री करना। बात समझ में आ गई? तो हम बात कर रहे हैं टेबल के। टेबल में फील्ड होगा, टेबल में रिकॉर्ड होगा और टेबल में अलग अलग डेटा होगा। ये तो क्लियर हो गया। और डेटाबेस का सबसे पहला शर्त है आपको पास टेबल होना चाहिए। टेबल मान लेते हैं ये टेबल है, इसका नाम हम रख देते हैं, ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखता है, तो टेबल का नाम ही हम रख देते हैं स्टूडेंट। इस टेबल का नाम हमने, पूरे टेबल का नाम रखा स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट है क्वेरीज। अब जरा गौर से सोचिए, जब हमने डेटाबेस बनाया है तो हमको डेटाबेस से इंफॉर्मेशन लेना पड़ सकता है, डेटाबेस में रखना पड़ सकता है। तो सबसे पहले डेटाबेस में कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम चाहते हैं उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। हम डेटाबेस से मांग रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, कैसे मांगेंगे? डेटाबेस को हम बोलेंगे कि हमको संदीप का रिकॉर्ड दिखाइए, वो दिखा देगा क्या? नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमारी भाषा तो कंप्यूटर समझेगा नहीं। तो कंप्यूटर को हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। हमको कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्शन देना होगा? तो उसको जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको हम बोलते हैं क्वेरी। अब एक क्वेरी का स्ट्रक्चर जरा देख लीजिए। हम एक स्टूडेंट नामक टेबल में ये डेटा रखे हुए हैं, हमको इस पूरे टेबल से इंफॉर्मेशन चाहिए, देखना चाहते हैं। तो एक स्टेटमेंट जरा देखिए, हम लिख रहे हैं डिस्प्ले नेम फ्रॉम टेबल। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। वेयर रोल नंबर
इक्वल टू 2। अब इसको अगर हम सिंपली पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे कि डिस्प्ले नेम फ्रॉम कहाँ से, टेबल, कौन सा टेबल, स्टूडेंट, ये टेबल का नाम है। चाहिए क्या, नेम चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं उसको कि किसका नेम चाहिए, सबका नहीं चाहिए, हमको उस बच्चे का नाम पता करना है जिसका रोल नंबर 2 है। तो ये टेबल भेज देगा कि ये आपका स्टूडेंट जो है वो नितिन है, मतलब रोल नंबर 2 किसका है, नितिन का है। अब इस तरह से ये जो हमने लिखा इसी को हम बोल रहे हैं क्वेरीज। क्वेरीज करने का मतलब जैसे बच्चे अक्सर क्वेरी करते हैं, छोटे बच्चे तो और भी ज़्यादा हर बात पर क्वेरी करते हैं, पापा ये क्या है, उसके विषय में बताइए, फिर दूसरे के विषय में पूछे वो क्या है, ये क्या होता है, इसमें ये क्या दिख रहा है, ये इसका नाम क्या है, ये काम क्या करता है, ये सब क्या है, क्वेरी है। बच्चा को जिज्ञासा कुछ जानने की, तो अपने मम्मी पापा टीचर जो भी उनको लगता है कि उसके सवाल का जवाब देंगे उसको वो क्वेरी करता है। अंतर इतना ही है कि बच्चा लैंग्वेज में, वॉइस में बोल के क्वेरी करता है। कंप्यूटर चूँकि बोलने से नहीं समझता है, उतना इंटेलिजेंट नहीं है, उतना तो उसके पास इंटेलिजेंस ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को रिटेन में देंगे। तो इस रिटेन में जो स्टेटमेंट हमने दिया, अगर किसी बच्चे को बोले तो ये हम बोल के बता सकते थे कि भाई उस बच्चे का नाम बताइए जिसका रोल नंबर 2 है। लेकिन चूंकि कंप्यूटर को देना है स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, उसी में आप उसको लिख करके देंगे, इसको स्टेटमेंट हम बोलेंगे या क्वेरी बोलते हैं। क्वेरी का काम है टेबल से डेटा को वापस लेना, देखना, टेबल के इंफॉर्मेशन को देखना। टेबल में यहाँ पर छोटा दिख रहा हो सकता है टेबल बहुत बड़ा हो, इसमें अलग अलग 50 फील्ड हो, तो 50 फील्ड तो हम बोर्ड पर नहीं बना सकते, मॉनिटर के स्क्रीन पर नहीं डिस्प्ले कर सकते, मोबाइल पर डिस्प्ले नहीं कर सकते, तो इसको हम आगे पीछे कर लेते हैं, हमारे पास फैसिलिटी होती है स्क्रीन को स्लाइड करना, मूव करने का। तो स्लाइड करेंगे तो पीछे वाला दिखेगा। लेकिन एक पर्सन को पूरे रिकॉर्ड से मतलब ही नहीं है, वो उसके पास तो छोटा सा क्वेरी है, वो बोल रहा है कि रोल नंबर 2 का नाम बताइए, पूरे टेबल क्यों दिखाएंगे उसको, उसको जो चाहिए वही तो हम देंगे। जैसे बच्चा एग्ज़ाम देता है, वो बोलेगा मेरा रिजल्ट दीजिए, मेरा रोल नंबर ये है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है। बच्चा ये क्वेरी तो नहीं करेगा कि पूरे पटना का, पूरे बिहार का, पूरे स्कूल का रिजल्ट दीजिए, बोर्ड उसको नहीं देगा, बोलेगा तुम अपना रिजल्ट देखो। तो ये रिस्ट्रिक्शन है। और जो बच्चे ने रिजल्ट मांगा उसके लिए जो पैरामीटर उसने दिया, वही पैरामीटर यहाँ हम दे रहे हैं कि रोल नंबर 2 होना चाहिए, नाम बताइए किस टेबल से, स्टूडेंट टेबल से जिसका रोल नंबर 2 है। रोल नंबर 20 भी दे सकते हैं, 50 दे सकते हैं, जो भी हम दें। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वेरी। डेटाबेस से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एक्सेस करना है, उसको पढ़ना है, रीड करना है, देखना है, तो आपको क्वेरी लिखनी होगी। जब आप क्वेरी लिखेंगे तभी डेटाबेस आपको रिपोर्ट, उसका रिकॉर्ड दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा, स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। ये तो हुआ डेटाबेस के टेबल से इंफॉर्मेशन लेना। अब बात है कि इंफॉर्मेशन डाला कैसे जाएगा इसमें। इनिशियल में हमने कोई टेबल बनाया तो अपने आप ऑटोमेटिक तो डेटा सारा नहीं आ जाएगा, उस डेटा को इंटर करना होगा। इंटर करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन है, जरा सा देखिए क्या कंडीशन है कि एक हमारे पास ये 3 ही बच्चे हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं। एग्ज़ाम में तीनों बच्चे बैठे, इंग्लिश के एग्ज़ाम में बैठे, मैथ के एग्ज़ाम में बैठे, हिंदी के एग्ज़ाम में बैठे। उनकी कॉपी चेक होगी जब वो एग्ज़ाम देंगे। तो इंग्लिश के कॉपी की चेकिंग कौन करेगा, इंग्लिश के टीचर करेंगे। इंग्लिश के टीचर बड़े स्मार्ट हैं, वो गए उसी दिन शाम में 3 कॉपी था, तीनों कॉपी चेक करके ला करके दे दिए भाई ये बच्चों का मार्क्स आया है। तो टीचर बच्चों के को कॉपी नहीं दिखाएंगे, वो अब डेटाबेस में एंट्री की जाएगी। तो डेटाबेस में जब एंट्री करनी होगी तो हमको क्या करना होगा, एक फॉर्म बनाने की ज़रूरत है। फॉर्म क्या होगा जरा सा देखिए, ये डेटाबेस से बिल्कुल अलग है, इसको बोलते हैं एंट्री फॉर्म। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होगा जो डेटा एंट्री का काम करेगा। अभी हमारे पास क्या है, लड़के का कॉपी में बच्चा रोल नंबर लिखता, नाम नहीं लिखता,
किसी भी एग्जामिनेशन में बच्चों का नाम नहीं लिखा जाता है, ताकि टीचर को भी नहीं पता चले कि वो किसका है। और कई बार तो रोल नंबर, स्कूल में तो कम बच्चे हैं तो रोल नंबर पता चल जाता है। आप सोचिए कि 1000 बच्चे हों तो किसका रोल नंबर टीचर को याद रहेगा? और क्यों याद रहेगा? दूसरे स्कूल के टीचर को हम बुलाते हैं कॉपी चेक करने के लिए, सेम स्कूल के टीचर नहीं रहेंगे, तो बाहर से जो पर्सन आएगा उसको क्या पता रोल नंबर किसका है, रोल नंबर 2 किसका है, 3 किसका है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर को बोलते हैं कि रोल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है या आप दे दीजिए और उसका मार्क्स लिखिए, मार्क्स इन इंग्लिश। तो जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसको सिर्फ रोल नंबर 1 आएगा, वो मार्क्स इन इंग्लिश लिखेगा रोल नंबर 1 का 89। इसके बाद क्या होगा, तो हमारे पास कंट्रोल बटन होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट का बटन है, लिखना नहीं है, जो ही क्लिक करेंगे ये सीधे यहाँ से जा करके वहाँ पर चेंज हो जाएगा। फिर आएगा रोल नंबर 2। अब रोल नंबर 2 का मार्क्स इंग्लिश का एंट्री करना है 65। नेक्स्ट रोल नंबर 3। अब रोल नंबर 3 का मार्क्स है 90, हमने एंट्री कर दिया। अभी सिर्फ हमने इंग्लिश का किया है, अब दूसरे दिन हिंदी वाले टीचर आ गए कि हमने भी कॉपी चेक कर दिया है। तो दूसरे दिन जब हम डेटा एंट्री करेंगे तब मार्क्स इन इंग्लिश की जगह पर एक नया फॉर्म बनाना होगा, मार्क्स इन हिंदी। और ये डेटा अब इस फील्ड में नहीं रखा जाएगा, उसके बगल वाले फील्ड में, हिंदी वाले फॉन्ट फील्ड में रखा जाएगा। हिंदी वाले फील्ड में भी वही करेंगे, रोल नंबर 1 मार्क्स 60। देन नेक्स्ट। अब आप सोचिए ये 3 के लिए हमने फील्ड बनाया, पहला इंग्लिश के लिए फील्ड बनाया, दूसरा हिंदी के लिए फील्ड बनाया, तीसरा मैथ्स के लिए बनाया। अब इंग्लिश के लिए फील्ड बनाया, इंग्लिश के सारे मार्क्स उसी के थ्रू एंट्री और कर लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो पर्सन, जिस डेटा एंट्री ऑपरेटर को, मान लीजिए रमेश नाम के डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उनको सिर्फ हमने इंग्लिश की मार्क्स की एंट्री कराई, तो रमेश इस टेबल को नहीं देख सकता, वो सिर्फ इस फील्ड को देखेगा, स्क्रीन पर यही दिखेगा। और इसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। बाहर से दिखेगा, बाहर से सिर्फ ये दिखेगा, इसमें रोल नंबर दिखेगा, आप मार्क्स की एंट्री कीजिए। और रमेश को इंग्लिश की एंट्री करने के दिए है, तो रमेश को क्या पता कि हिंदी में क्या मार्क्स आया नहीं आया। हिंदी में हम सुरेश को दे देंगे कि आप हिंदी की एंट्री कर दीजिए। तो एक पर्सन सिर्फ एक बच्चे का, एक सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन रख सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और हिंदी की एंट्री हुई है कि नहीं हुई है ये भी उस पर्सन को नहीं पता होगा। हाँ, टेबल का जो मैनेजर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को पता है कि हमारे टेबल का स्ट्रक्चर का है। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर रमेश है, इनको तो टेबल के विषय में भी ज्ञान नहीं है, उनको सिर्फ यहाँ पर एंट्री करनी है। यही है डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर जिस जगह पर डेटाबेस में काम करता है उसको हम बोलते हैं फॉर्म। फॉर्म डेटा एंट्री करने के लिए, टेबल में डेटा अगर रखना है तो हमें चाहिए फॉर्म, टेबल से लेना है तो चाहिए क्वेरी। तो पहले हम टेबल बनाए, फील्ड नेम दिए, रिकॉर्ड की एंट्री करनी थी। रिकॉर्ड की एंट्री हमने डायरेक्ट नहीं की, हमने क्या किया, डेटा एंट्री फॉर्म के थ्रू करवा लिया। आज जब उससे डेटा लेना होगा तो क्वेरी बना लिए। लेकिन अगर क्वेरी और फॉर्म, ये दोनों बड़े इफेक्टिव एक्टिविटी है डेटाबेस में। हम फॉर्म से एंट्री करा लिए, सारा फॉर्म इंटर हो गया। अब रिजल्ट देखना होगा तो रिजल्ट हम देख सकते हैं क्वेरी करके। अब क्वेरी हमने किया तो पूरा पूरा टेबल डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अब जो स्क्रीन पर एक स्टूडेंट संदीप आए, संदीप को उनका मार्क्स हमने दिखा दिया, लेकिन संदीप का मार्क्स कंप्यूटर में है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर, मॉनिटर पर संदीप अपना मार्क्स देख लिया। क्या इतना काफ़ी है? कंप्यूटर में मार्क्स की एंट्री होना और स्क्रीन पर डिस्प्ले होना काफ़ी है? बोलेंगे नहीं, क्योंकि जब तक ये मार्क्स संदीप एक मार्क्स गया ग्रेड कार्ड में चढ़ा करके स्कूल के द्वारा दिया जाएगा, जो अपने मम्मी को, पापा को दिखाएगा एग्जाम के बाद कि पापा ये हमारा एग्जाम हुआ था, ये मार्क्स हमने स्कोर किया है।
और फिर जहाँ भी ज़रूरत होगी उसको दिखाएगा, अपने रिलेटिव को दिखाएगा। मैट्रिक में जो भी मार्क्स आया, जहाँ जहाँ कॉलेज में एडमिशन लेना जाता है बच्चा वहाँ दिखाता है। इंटरमीडिएट पास करेगा, आगे जहाँ भी पढ़ना होगा, जिस स्कूल कॉलेज में जाना होगा वहाँ मार्क्स दिखानी पड़ेगी। तो ये मार्क्स दिखाने वाला काम हम सबको तो नहीं बोल सकते कि ऐसा स्कूल के कंप्यूटर में जाके देख लीजिए या इंटरनेट साइबर कैफे में देख लीजिए, ऐसा नहीं कर सकते। हमको हार्ड कॉपी चाहिए, जो भी रिपोर्ट हमको चाहिए उसकी हार्ड कॉपी चाहिए। जैसे रेलवे हम टिकट कराए कंप्यूटर से तो प्रिंट करके दे देता है पेज पर, तो पेज पर रिपोर्ट अगर प्रिंट करना हो डेटाबेस के इंफॉर्मेशन को तो उसको हम बोलते हैं रिपोर्ट। अब देखिए ये 3 काम हम कर सकते हैं डेटाबेस में। सबसे पहले डेटाबेस में तो टेबल आपको बनाना होगा। टेबल में फील्ड की जानकारी होनी चाहिए, रिकॉर्ड की जानकारी होनी चाहिए और डेटा जो रियल में हम डाल रहे हैं उस टेबल में। इसके बाद अगर डेटा देखना है तो क्वेरी की ज़रूरत पड़ेगी, डेटा एंट्री करनी होगी तो फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी और हार्ड कॉपी पेपर पर प्रिंट करना होगा तो हमें रिपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो ये तीनों एक्टिविटी ज़रूरी है कि नहीं? भाई टेबल आपने बनाया तो डेटा तो एंट्री करना होगा, तो फॉर्म बना लेंगे। डेटा देखना चाहते हैं क्वेरी कर लेंगे डेटाबेस से, और अगर उसको पेपर पर प्रिंट करना है तो रिपोर्ट बना लेंगे। रिपोर्ट बनाना, क्वेरी बनाना, फॉर्म बनाना, ये सारे काम 3 और एक टेबल बनाना, ये सारा काम है डेटाबेस का। मतलब डेटाबेस किसी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सारे रिलेटेड है एक दूसरे से, ये सारे एक ही स्कूल के बच्चे हैं और ये एक बच्चे का सारा रिपोर्ट है, तो ये रिलेटेड है एक दूसरे से, इनको अलग नहीं किया जा सकता। और इस तरह के इंफॉर्मेशन को स्टोर करना हो, उनको देखना हो या प्रोटेक्ट करना हो या रिपोर्ट बनाना हो, इस काम के लिए हम डेटाबेस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। डेटाबेस का बेसिक वर्क अब आपको समझ में आ गई होगी और इसी तरह से हम डेटाबेस पर काम करेंगे। डेटाबेस में जब चाहे हम टेबल बना लेंगे। क्या डेटाबेस में एक ही टेबल होगा? आंसर नो। एक क्यों रहेगा? हम और भी अधिक टेबल बना सकते हैं। स्टूडेंट का हम डिटेल एडमिशन का एक अलग टेबल बनाएंगे, एग्जाम देगा दूसरा टेबल बना लेंगे। दूसरी टेबल में हमको सारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे का रोल नंबर, नेम और मार्क्स, जैसे ये एक्चुअल में कहते हैं एग्जामिनेशन का टेबल है, स्टूडेंट के एग्जामिनेशन का है। स्टूडेंट का मास्टर टेबल क्या होगा? उसमें तो उसके फादर का नेम होगा, उसका मदर नेम होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, उसका ईमेल आईडी होगा, उसका एड्रेस होगा। एड्रेस 2-3 पार्ट में बटा हो सकता है, वो किस क्लास में पढ़ता है उसकी जानकारी हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ नहीं है। तो दूसरा टेबल भी हम बना सकते हैं, तीसरा भी बना सकते हैं। एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल हो सकते हैं और हम चाहें सबसे छोटा तो डेटाबेस में कम से कम एक टेबल होगा। इस टेबल में फील्ड होगा, फील्ड का नेम होगा, उसमें अलग अलग रिकॉर्ड होंगे, उस रिकॉर्ड में डेटा करस्पॉन्डिंग भरे जाएंगे। उस डेटा को हम देख सकते हैं क्वेरी के थ्रू, उसमें एंट्री कर सकते हैं फॉर्म के थ्रू और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं रिपोर्ट। तो अगर इतना काम आप कर पाने में सक्षम है, समझते हैं, तो यही है डेटाबेस हैंडलिंग। और डेटाबेस एक इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर है जो इस तरह का फीचर प्रोवाइड करता है। पूरी दुनिया में हर जगह डेटाबेस यूज किया जाता है। बिना डेटाबेस का डेटा के रिकॉर्ड को संभाल के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना संभव नहीं है। तो ये बेसिकली डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो इस तरह का फीचर हमको टेबल बनाने का, डेटा रखने का, डेटा निकालने का, डेटा पढ़ने का, डेटा के प्रिंट आउट करने की फैसिलिटी देता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं डेटाबेस। हम आशा रखते हैं कि डेटाबेस का बेसिक बातें आपको समझ में आई होंगी। आप इसको अगर फिर भी दिक्कत है तो बार बार देखिए, मोबाइल आपके हाथ में है, वीडियो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। जब तक नहीं समझ में आए तब तक देखिए, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो फिर आप कमेंट में लिख दें, उसको हम देखेंगे। उसमें जो और भी क्वेरी आपकी होगी, आप उस क्वेरी को हम तक भेजें, और क्वेरी जब भेजेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, और उसके लिए फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे। और ये वीडियो आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंच रहा है तो स्वाभाविक है कि आप अपने साथी दोस्तों सबको वीडियो के बारे में बताएं। सबको इसका फ़ायदा होना चाहिए, इसमें कोई पैसा खर्च करने की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री वीडियो लेक्चर का आनंद उठाएं, पढ़ें और मेहनत करें।
और अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।